अब पता नहीं आप लोगों में कितनों ने चुनाव देखा है, मैं पोलिंग एजेंट भी रह चुका हूँ और पहला वोट मैंने 10 साल की उम्र में दिया था। तो लोकतंत्र सिर्फ कायदे और कानून से नहीं चलता, लोकतंत्र लोक लाज से भी चलता है। सरकार के फेवरेबल लोग थे, इलेक्शन कमिश्नर्स बन गए, उसके बाद रिटायर हो गए, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव भी लड़ लिया, मंत्री भी बन गए। खाला जो है वो बोलती है जुम्मन शेख के दोस्त अलगू चौधरी से कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग सरकार से बिगाड़ के डर से ईमान की बात कह सकता है। हम ये अपील कर रहे हैं, पांचों आदमी मिलकर, मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे, केवल टीवी के डिबेट देखकर, डिजिटल के शोज देखकर, अखबार पढ़ के मत जाइए, अपना मन बनाइए। उन राजनीतिक पार्टियों ने और उन नेताओं ने आपसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आपके लिए क्या वादे किए हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज हमारे साथ मौजूद है कैफ़े में अंकित, सुमित सर, विचित सर, पुण्येंदु जी और प्रियदर्शन सर। आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा हम करने वाले हैं वीवीपैट और ईवीएम को लेकर, क्योंकि 19 तारीख को पहले फेज़ का चुनाव है, यानी 2 दिन बचे हैं। अब लोगों को जिस मशीन के जरिए अपनी संता सुननी है 5 सालों के लिए, जिस सरकार को चुनना है, उस पर उनका कितना विश्वास है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है और आम जनमानस में भी इसको लेकर समय समय पर बातचीत होती रहती है। वीवीपैट का मुद्दा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। मांग ये हो रही है कि जो वीवीपैट है, जिसका मिलान, सभी पर्चियों का मिलान होना चाहिए। अभी सभी पर्चियों का मिलान नहीं होता। अभी रैंडम तरीके से 5 पोलिंग बूथ पे जो मशीन्स होती हैं उनका मिलान किया जाता है 100% वेरिफिकेशन के लिए। यही बताया जा रहा है कि बात ये की जा रही है कि इसको पूरा बढ़ा दिया जाए। दूसरा ये है कि एक CSDS का सर्वे आया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग, ईवीएम को लेकर सवाल पूछे थे और जनता से उनकी राय मांगी थी कि आपका विश्वास बढ़ा है, कम हुआ है, तो जनता ने उस पर भी राय दिया है। पीडी सर, आपसे शुरू करते हैं, आप क्योंकि जाने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है वीवीपैट ईवीएम मशीन को लेकर, और विपक्ष ये कहता रहा है, हालांकि जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो आरोप लगाती थी, पहले भाजपा भी लगाती थी, अब वो कांग्रेस लगाती है कि इसमें मैनिपुलेशन होता है, इस पर उनको विश्वास नहीं है, वीवीपैट उनको खतरा है। हालांकि ईवीएम पे विश्वास नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी ने, उसमें ये शब्द, इस वाला ईवीएम वाला हटा लिया, जबकि 19 वाले में था वो। सवाल ये है कि जो जनता है जो वोट करने जा रही है, उनके जो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 19 में कहा था कि बैलेट पेपर से होनी चाहिए। इस बार कहा है कि ईवीएम से हो, लेकिन जो पर्चियां निकलती हैं वीवीपैट की, उसका मिलान जिसको उसने 19 में ईवीएम को खारिज कर दिया था, इस बार ईवीएम को खारिज नहीं किया। लेकिन अपने मुद्दों में वो बातचीत में ये कह रहे हैं कि ईवीएम में उनको विश्वास नहीं है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना कि सही बात है कि मैनिफेस्टो में उसका उलट है। लेकिन आप देखिए पीडी सर की जो सर्वे भी आया ना, उसमें लोग कह रहे हैं कि हमें विश्वास कम हो रहा है। आपको लगता है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो चुनाव आयोग जैसे इंस्टीट्यूशन है, उस पर लोगों का विश्वास कम होना यानी लोकतंत्र के लिए खतरा है? खासकर विपक्ष जब डिमांड करता है कि चुनाव आयोग उनको बुलाए, उनसे बात करे, क्योंकि वो स्टेक होल्डर हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनके लिए अभी भी उदासीन बना रहता है। हम देखिए, 2 दिन पहले बल्कि कल तक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अच्छी और गंभीर चर्चा वीवीपैट और ईवीएम को लेकर हुई। ये बात हुई कि क्या सारी पर्चियां गिनी जाएं। कहा गया इसमें तो 10 दिन लग जाएंगे, कहा कि व्यवहारिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ढंग से ये समझने की कोशिश की कि अगर मैनिपुलेशन की शिकायत है तो इसका विकल्प क्या हो सकता है। असली सवाल लेकिन ये नहीं है। मान लीजिए आप वीवीपैट को छोड़ दें, ईवीएम को भूल जाएं और पुराने बैलेट सिस्टम में लौट जाएं। अब पता नहीं आप लोगों में कितनों ने चुनाव देखा है, मैं पोलिंग एजेंट भी रह चुका हूँ और पहला वोट मैंने 10 साल की उम्र में दिया था। जिसको बोगस वोटिंग बोलते हैं, 1977 के चुनाव थे और चुनाव हमारे यहाँ जश्न होता है बिल्कुल। तो मैं पता चला कि चुनाव हो रहा है, हम लोग सब पहुंच गए मतदान केंद्र पे अपने मामा जी के साथ, और इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरा माहौल था, सब बड़े खुश थे, नारे लग रहे थे। आपके खिलाफ केस हो जाएगा। सुनिए, अब वो केस का समय आजकल पुराने केस खुलने का मौसम चल रहा है। मेरे मामा जी ने पूछा कि क्या तुम लोग वोट दोगे? पीठासीन अधिकारी हंसने लगा कि इन बच्चों को छोड़ दीजिए, कह रहे दिला दीजिए। तो चक्र हलधर पे मैंने 10 साल की उम्र में वोट डाला। किसका वोट डाला? चक्र हलधर। किसका वोट? अपना वोट, पापा का वोट, मम्मी का वोट, पता नहीं किसी और का वोट, पता नहीं किसका था। मैं बोल रहा हूँ कि बैलेट में को हराने में आपका भी योगदान है। सुनिए, बोगस वोट का सिलसिला हमेशा से हिंदुस्तान में रहा है। एक फर्क था, जैसे मैं बताता हूँ, मैं 1985 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट था। मेरे मोहल्ले में सारे लोग जो थे कांग्रेसी थे,
मैं अकेला शासक सेनानी कैंडिडेट मैं खड़ा था, तो मैंने इतराज किया कि आप लोग तो सब बोगस वोटिंग कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आप भी अपने लोगों को बुला के कर लो, न कोई किसी पे इतराज नहीं करेगा, जिसका जितना प्रतिशत बोगस वोटिंग करा सकता है उतना वो करा ले। तो बोगस वोटिंग का इतिहास जो है पुराना है। तो असल में देखिए, चुनाव या तमाम संस्थानों के लोकतांत्रिकीकरण की एक प्रक्रिया थी जो कायदे से 80 के बाद शुरू हुई। आप ध्यान देंगे तो चुनाव आयोग को लोग मानते थे सरकार का चुनाव आयोग है, उसको बिल्कुल बिल्कुल उसको टीएन शेषन ने बनाया भारत देश का चुनाव आयोग। तो लोगों को पता चलता था कि अच्छा सरकार चुनाव कराती है। तो यही हाल विधानसभा लोकसभा चुनाव का था। 77 में जनता पार्टी ने चुनाव जीता लोकसभा का, जो कांग्रेसी विधानसभाएं थी भंग कर दी कि आपको फिर से विश्वास मत लेना होगा। और 80 में जब कांग्रेस जीत के आई तो सारी जनता पार्टी की सरकारें भंग कर दी गई कि आपको फिर से विश्वास मत लेना होगा, और किसी ने एतराज नहीं किया कि दोबारा चुनाव में क्यों जाए। आज वो संभव नहीं है। आज संघवाद पे हम चाहे जितने चोट की बात करें वो हो रही है, लेकिन असल में वो प्रक्रिया 80-90 के दशकों में ठीक से ये हुई। आज जो वीवीपैट और इसमें असल में खतरा दूसरा है। मामला चुनाव आयोग और वीवीपैट पे विश्वास का नहीं, अपने राजनेताओं पे विश्वास का है। मामला ये है कि आप कोई भी सिस्टम बना लें, उसको हमारे नेता तोड़ ही देंगे, मैनिपुलेट तो हर जगह करेंगे ही। तो ये भारतीय राजनीति में जैसे धनबल का जोर है, जैसे बाहुबल का जोर है। एक दौर में लोग पूरा बूथ कैप्चर कर लेते थे और बैलेट पेपर लेके भाग जाते थे। ईवीएम लेके भागना संभव नहीं है। तो जो पूरा सांस्थानिक चरित्र हमारा है, उसमें एक तो ये सच है कि पिछले 10 साल में सरकार ने लगातार तरह तरह से संस्थानों को क्षतिग्रस्त किया है। जो आरोप इंदिरा गांधी पे लगता था एक दौर में, वो कई मामलों में मौजूदा प्रधानमंत्री पे भी लगाया जा सकता है। और अगर जनता चुनाव आयोग पे अविश्वास कर रही है तो असल में इसके लिए चुनाव आयोग से ज्यादा जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। और अगर वो वोटिंग की प्रक्रिया पे विश्वास कर रही है तो असल में उसके लिए हमारी पूरी राजनीति जिम्मेदार है। उनको लगता ही नहीं कि ये नेता लोग खुद जीतेंगे। और यही वजह है कि जब कांग्रेस जीतती है तो बीजेपी बोलती है, जो शुरुआत इसकी आडवाणी जी ने की थी, जो ईवीएम पे सवाल खड़ा करके, और अब जो सवाल है बीच में कांग्रेस खड़ा करती रही कि ईवीएम बेकार है। तो हो सकता है ईवीएम में मैनिपुलेशन हो, हम लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोगों ने तरह तरह से कोशिश की, लेकिन जितना मैनिपुलेशन बैलेट पेपर में होता था, ईवीएम में एक फर्क है कि बैलेट पेपर में जो मैनिपुलेशन होता था, जो मैंने कहा, वो जनमत के हिसाब से होता था। यानी 100 में 70 लोग हों तभी वो बूथ कैप्चर कर पाएंगे, 30 लोग नहीं कैप्चर कर पाएंगे। तो एक तरह से जनमत की झांकी वहां मिल जाती थी। यहाँ खेल सारा तकनीकी है। ये एक बड़ा अंतर है, लेकिन मैनिपुलेशन है। जो हम ये जो बात अभी हम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है किसी भी लोकतंत्र का, किसी भी डेमोक्रेसी का एक चलता हुआ हिस्सा है। इम्प्रूवमेंट उसमें होते हैं। पहले ईवीएम, यूरोप की कई कंट्रीज ने ईवीएम को अपनाया और उसके बाद, और ये बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई, वो बैलेट पेपर पे वापस पहुंचे। लेकिन बड़ा वाजिब सवाल था सुप्रीम कोर्ट का कि अगर आप उन देशों की बात कर रहे हैं तो जहां हमारे देश की जनसंख्या के हिसाब से वो एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी जो है वो मुश्किल हो जाती है। पहले कई दिन लग जाते थे चुनावी नतीजे आने में। अब आपको सुबह आप बैठिए 12 बजे तक आप बताना शुरू कर देते हैं कि आई एम कॉलिंग द इलेक्शन, ये तो फलाना जी जीत रहे हैं और फलाना जी हार रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है जो बार बार इसको लेकर सामने आ रहा है, वो जो अविश्वास की हम बात कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण अभी हाल ही में, क्योंकि ये सर्वे भी उसके बाद ही हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसके बारे में चर्चा हो रही है, ये जो इलेक्शन कमीशन को लेकर बार बार जो बातें उठ रही हैं कि एक तरफ की सुनते हैं, एक तरफ की कार्रवाई होती है, और बार बार ये बात जो फिलहाल तो विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए हमें तो मौका ही नहीं मिलता हमारी बात रखने का। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको इलेक्शन कमीशन में मिल जाएंगे बहुत सारे लोगों के, जो इलेक्शन कमिश्नर बने, सरकार के फेवरेबल लोग थे, इलेक्शन कमिश्नर बन गए, उसके बाद रिटायर हो गए, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव भी लड़ लिया, मंत्री भी बन गए। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी जो एक एक करके प्रक्रियाएं हैं, कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठाती है कि जिसकी सत्ता होगी वो अपना दम दिखाता है। और हाल ही में अगर आप देखें तो जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर जो फैसला आया और उसको जिस तरीके से सरकार ने अमेंड करके एक ऑर्डिनेंस लाकर उसको पलट दिया और उसमें
मेजॉरिटी अपने पास रखी है, वो शायद कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लोगों के दिमाग में जरूर लगाता है कि अगर सरकार की मेजॉरिटी है तो जिसको आप चुनेंगे, आप ऐसे लोगों को चुनेंगे जो आपके लिए फेवरेबल हो। शायद ये एक श्रृंखला में, इस वजह से जो हम सर्वे की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे आपका कितना विश्वास है, ईवीएम पे कितना विश्वास है, शायद ये उन सब चीजों को, परिस्थितियां जो हैं वो उस तरफ लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही हैं। दो चीज़ें लगती हैं सर मुझे। जो सबसे पहले आपने बात छुई, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। चुनाव आयोग की ये मूल जिम्मेदारी है कि वो अपनी सैंक्टिटी को बना के रखे और बचा के रखे। चुनाव आयोग जिस तरीके से सरेंडर होता गया बीते कुछ सालों में, उसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इतना बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि आज की तारीख में अगर कोई ईमानदार अधिकारी वहां बैठ भी जाए तो लगता है कि नहीं, ये तो किसी की कठपुतली है, बिल्कुल सरकार की कठपुतली है, टू बी प्रिसाइज। तो ये दो काम मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बहस है और हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और इस चीज़ को स्वच्छ करने की ज़रूरत पूरे के पूरे सिस्टम को है। राजनीतिक सिस्टम जो है इस देश में चलता है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति से लेकर चुनाव आयोग में इस्तेमाल की जाने वाली, चुनाव के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें, उन मशीनों की जो कंपनियां हैं उनके अधिकारियों की नियुक्ति, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं उन सरकार के चंगुल से बाहर रहनी चाहिए। वो कैसे ट्रांसपेरेंट हों, वो कैसे साफ सुथरा दिखाई दे, ये काम करने की सख्त आवश्यकता है। वरना ये बात बिल्कुल ठीक है जो बात आप बोल रहे थे कि कई साल तक हमको ये लगता रहा कि चुनाव तो जो है वो सरकार कराती है। हम ये मानते थे कि चुनाव तो सरकार कराती है, हमको चुनाव आयोग का पता ही नहीं था। टीएन शेषन साहब नहीं आते तो हम लोग को आइडिया ही नहीं था कि कोई देश में चुनाव आयोग भी होता है। तो ये आज हम अपनी आज़ादी के लगभग 80वें साल में पहुंच रहे हैं और 75-80 साल के बीच हो गए और अभी तक हम इसी पर बहस कर रहे हैं कि देश का चुनाव कैसे साफ सुथरा हो। कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, क्योंकि जब तक आप राजनीतिक पार्टियों के चंगुल में रहेंगे, और राजनीतिक पार्टियां तो हर पार्टी यही चाहेगी कि मेरा चीफ जस्टिस हो, मेरा सीईसी हो, मेरा सीवीसी हो, मतलब मेरा लोकपाल हो, मेरा ये हो, तो कभी नहीं होगा। इस वक्त में देश की जनता को आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है कि हम सब मिलके, जिसमें हम सब एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर हैं, मीडिया के तौर पर, कि एक आंदोलन खड़ा किया जाए कि ये जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, ये निष्पक्ष कैसे हो सकती हैं, इनको लेके देश के अंदर क्या मंथन हो सकता है, क्या रास्ता निकल सकता है, उस दिशा में सोचना चाहिए। वरना अब हो क्या रहा है, हम वापस पाषाणकालीन युग की तरफ जा रहे हैं। जिस बैलेट पेपर से हम निकल कर आए, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे हैं कि हमको बैलेट पेपर पे जाना है। अरे भाई, अपना देश 140-150 करोड़ की आबादी वाला है, 100 करोड़ ऑलमोस्ट वोटर हैं अपने देश में। अगर 100 करोड़ लोग वोट डालने आ गए, 100 करोड़ लोगों की वोटों की गिनती हुई, तो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और वो खर्चा कहाँ से आएगा? हमारे जैसा गरीब देश जो अभी भूखों को खाना नहीं खिला पा रहा है, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ता है, वो आधी से अधिक तनख्वाह जो है अपने सरकारी खजाने की, वो चुनावी प्रोसेस में खत्म कर देगा, और हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। लेकिन सुमित जी, आपको लगता है कि जैसे मैं कह रहा था कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स कुछ इस तरह की है, जैसे आप कह रहे हैं सभी को सूट करता है कि उनके अगर हाथ में ताकत रहेगी तो उन्हें सूट करता है, तो इस जैसे चाहे लवासा साहब का इलेक्शन कमीशन से जाना हो, उसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद कुछ एजेंसीज का जो हुआ उस पर काफी सारे विपक्ष ने सवाल उठाए, अभी जो चुनाव आयुक्त जो गए उसके बाद इस्तीफा उन्होंने दे दिया, तो और उस दिक्कत यह है कि उसके बाद कुछ एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये समझ नहीं आता कि क्यों इस्तीफा दिया, कैसे हुआ, तो शायद इस वजह से संदेह ज्यादा उत्पन्न होता है। एक सीरीज ऑफ इवेंट बन गई है, लोगों को लगता है, और शायद यही CSDS के सर्वे में दिख भी रहा है कि थोड़ा सा जो विश्वास है वो घटा है लोगों का। तो बिल्कुल पब्लिक परसेप्शन जो है। अब बोलिए मैं इस बात से सहमत हूं, और वो कैसे ठीक होगा, मैं कह रहा हूं कि उस तरफ जाने की जरूरत है। समस्या है, इस समस्या से हम 6 लोग इनकार नहीं कर रहे हैं, पर समस्या का समाधान क्या है? देखिए, समाधान से पहले तो समस्या जो है ये समझना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े अगर लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र सिर्फ कायदे और कानून से नहीं चलता, लोकतंत्र लोकलाज से भी चलता है। लोकलाज ये होता है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो ऐसा कुछ भी न करें जो लोगों की आंखों में खटके। तो जो कुछ अंकित जी ने कहा कि भाई चुनाव आयुक्तों का जो चयन है या नियुक्ति है, उसमें चीफ जस्टिस का रहना एक पारदर्शिता को दिखाता था, ईमानदारी को दिखाता था, और ये विश्वास होता था कि ये अंपायर हैं। दूसरी बात, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है जिसमें पंच परमेश्वर, उसमें एक पात्र खाला से अपने खाला जो है वो बोलती है जुम्मन शेख के दोस्त अलगू चौधरी से
कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग सरकार से बिगाड़ के डर से ईमान की बात कह सकता है? अगर लोगों के बीच ये अविश्वास है तो ये अविश्वास चाहे आप वीवीपैट ईवीएम से कराएं या बैलेट बॉक्स में जाएं, दोनों में ये बना रहेगा। क्योंकि आज कोई ये निराला सवाल नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू थे, आज बीजेपी को छोड़ देते हैं हम, आमतौर पे माना जाता है कि नेहरू जी उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को सच कहें तो पाला पोसा, कहीं बाहरी झंझावात इस दीपक को बुझा न दे, उन्होंने अपने महान व्यक्तित्व या लोकतांत्रिक व्यक्तित्व की ओट में उसको जिंदा रखा। लेकिन लोहिया जी जैसे व्यक्ति बोलते थे कि हमारा प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है, जैसे विपक्ष आज प्रधानमंत्री के बारे में बोलता है। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये लड़ाई चलती रहेगी। असल मुद्दा ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच जो प्रियदर्शन जी ने कहा कि बैलेट बॉक्स में रिगिंग होती थी और ये सही कह रहे हैं। मैं भी ऐसे उदाहरण को जानता हूं कि इस तरह से वोट दिए जाते थे। एक बात से खाली सहमत नहीं हूं कि इन्होंने कहा कि जिसके जितने लोग होते वो ज्यादा देते हैं, जिसका बाहुबल जितना होता था वो अपने लोगों को डाल देता था। और दूसरी चीज, एक चीज ये भी थी उस समय कि और जो आज नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय जो उपेक्षित वंचित तबका था, जो दलित थे, जो अति पिछड़े थे, वो सब वोट देने नहीं जाते थे, क्योंकि उनका वोट डाल दिया जाता था और उनसे कह दिया जाता था कि अब तुमको जाने की जरूरत नहीं है, हो गया। और भी मानते थे क्या करना है हमको वोट दे करके। आज दूसरी अगर रिगिंग होनी है तो वो बैलेट बॉक्स, अगर ये है कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो वो गड़बड़ी बैलेट बॉक्स में भी हो सकती है। बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, और अगर ईवीएम के जरिए लोगों को, मान लीजिए कि अगर आज सरकार जैसे बैलेट बॉक्स में जाए तो आज रिगिंग नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक समाज का बड़ा तबका है जो आज से 3 दशक पहले मंडल आयोग की सिफारिशों से पहले वोट देने जाने में डरता था। बड़ी जातियां या दबंग जातियों का प्रभाव इतना था कि वो वोट नहीं देता था, वो आज डंके की चोट पर वोट देने जाता है। अब उसमें क्या बदलाव आया है, एक जो बहुत खतरनाक है, ये ईवीएम, वीवीपैट और बैलेट बॉक्स से ज्यादा खतरनाक है कि अब पैसे के बल पर चुनाव होते हैं। हमने पिछली बार एक बार चर्चा की थी कि 2019 में भारत का चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था, और 20 साल के अंदर हम 1999 से 2019 के बीच 9 करोड़ से 55 या 56 करोड़, 9,000 करोड़ से 55,000 करोड़ रुपया पहुंच गए थे। सुमित सर के कार्यक्रम में था कि 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन से ज्यादा जब्ती हो रही है। तो यदि खर्चे इस तरह से बढ़े हैं तो वो एक बड़ा संकट है, और उस संकट का समाधान होना चाहिए। एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, हमने हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी तस्वीर खींच रहे हैं, लेकिन अभी अगर तुरंत बात की जाए आज के माहौल में क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से हम ये बहस कर रहे हैं कि वीवीपैट का मिलान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग को सबसे पहले ये करते दिखना चाहिए कि हम सबकी बात सुनने को तैयार हैं। विपक्ष पिछले 3-4 महीनों से चिट्ठी लिख के समय मांग रहा है कि हमें आपसे मिलना है, आज तक एंटरटेन नहीं किया गया। हो सकता है कि विपक्ष ड्रामा कर रहा हो सकता है विपक्ष का चुनावी एजेंडा हो, पर चुनाव आयोग तो पार्टी नहीं है ना, चुनाव आयोग तो संस्था है, उसको बाकायदा बुलाना चाहिए, मिलना चाहिए, सवालों ये पब्लिक फोरम पे होना चाहिए। और हम भी, उस दिन भी हमने ये बात शायद इसी शो में की थी मैंने, कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आप सवाल डाल दो, वो तुरंत आपको जवाब मिल जाता है। अरे मशीन क्या जवाब देगी? अगर मैं 50 एग्जाम्पल देके बात करना चाहता हूँ कि फला जीप के अंदर वो ईवीएम की मशीन क्या कर रही थी और वो जीप किसी नेता के कार्यकर्ता की क्यों थी, तो ये जवाब को मशीन कैसे दे देगी? वहां पे कैसे सवाल होगा? तो चुनाव आयोग को अपने दरवाजे खोलने चाहिए। ये देश ट्रांसपेरेंसी का है, ये देश डेमोक्रेसी है, और इन सवालों के जवाब पब्लिक फोरम में आने चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं इस रेमेडी को दूर करने, इस बीमारी को दूर करने के लिए। जी। नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि एक बार वो जो CSDS के आंकड़े हैं, वो आंकड़े जरा थोड़ा पढ़ के बता दीजिए कि वो क्या है। अगर वो
जो CSDS ने सर्वे किया था उसमें एक सवाल था कि जो ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन में क्या है, डिक्लाइन हुआ है, तो ग्रेट एक्सटेंट के तक जो लोगों का समर्थन था। क्वेश्चन भी पढ़ो, हाँ, और पांचों ऑप्शन भी तो पीपल डिसाइड, आप अपना परसेप्शन मत दो। ठीक है, तो उसमें सवाल ये था कि ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिक्लाइन, आप हिंदी में अनुवाद। तो उसका ग्रेट एक्सटेंट एक ऑप्शन था, उसमें 28% लोगों ने कहा है कि 28% ग्रेट एक्सटेंट है लोगों का। सब एक्सटेंट, हाँ, डिक्लाइन ही बात कर रहे हैं, सवाल ही डिक्लाइन। इसमें क्लैरिटी हो जाए, हाँ। वो हेडलाइन है डिक्लाइन की, लेकिन सवाल ये था कि आपका कितना ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन में। तो ग्रेट एक्सटेंट 28%, सम 28%, सम एक्सटेंट 30%, नॉट मच कुछ नॉट मच 14% और नॉट एट ऑल 9%। अगर हम बात करें 19 से, तो जो ग्रेट एक्सटेंट लोगों ने 28% कहा, पहले वो 51% था। बहुत ज्यादा जो विश्वास था वो 51% से घटकर 28% पे आ गया। एग्जैक्टली। और जो कुछ हद तक जो था वो 27 था, वो कम होके थोड़ा बढ़ के 30% हो गया। पूरे विश्वास को जोड़े तो 20% की गिरावट है। उसी तरीके से ईवीएम की भी बात की गई है, तो लोग सवाल पूछा गया था कि पब्लिक परसेप्शन ऑन ईवीएम मैनिपुलेशन, लाइकहुड दैट ईवीएम कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रूलिंग पार्टी। तो अलॉट मतलब कि हो सकता है उसमें बेसिकली पूछ रहे हैं कि भाई जनता का क्या परसेप्शन है, जनता क्या सोचती है। अगर आपको लगता है कि ईवीएम को मैनिपुलेट या छेड़छाड़ किया जा सकता है, बहुत ज्यादा किया जा सकता है, ऐसा बहुत लोग जो मानते हैं कि किया जा सकता है, ऐसा 17% लोग हैं। थोड़ा बहुत जुगाड़ कर सकते हैं, ऐसा मानने वाले 28% लोग हैं। नॉट मच यानी कि बहुत ज्यादा नहीं हो सकता इसके अंदर कुछ भी, वो 11% लोग कह रहे हैं। और बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसे कहने वाले सिर्फ 18% लोग हैं। यानी कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है, वो कहने वाले 17% हैं, और बिल्कुल नहीं हो सकता वो कहने वाले 18% हैं। ये दोनों बड़े 35% करीब। पर मैं वैसे कह रहा हूं कि 1% का फर्क है उन लोगों में जो पूरी तरीके से शिद्दत से मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, और जो मानते हैं कि बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जो तीसरा एक अहम सवाल है एजेंसीज को लेकर भी, क्योंकि बात बार बार होती रहती है, और उसमें क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे आप लोग बता रहे थे, लोगों को अभी तक कि सरकार चुनाव कराती है, इलेक्शन कमीशन की इसे एक बार बड़ा हो जाता है। तो सीबीआई, ईडी और बाकी एजेंसीज को लेकर ओवरऑल ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, या लोग इसको राजनीतिक किस तरीके से कोशिश की जा रही है अपना हिसाब किताब करने की, ऐसा मानने वाले एनडीए, उन्होंने एनडीए और इंडिया वोटर्स को अलग अलग उसमें कैटेगराइज किया है। पॉलिटिकल वेंडेटा एनडीए वोटर मानते हैं सिर्फ 21% है। इंडिया गठबंधन के वोटर्स 51% वोटर मानते हैं कि सारी एजेंसीज का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। जो बाकी पार्टी के वोटर हैं वो 41% है। अगर मैं बताऊं कि क्या ये जो एजेंसीज काम कर रही हैं ये कानून संगत काम करती हैं या नहीं, ओवरऑल 31% लोग मानते हैं कि ये कानून संगत काम करती हैं। एनडीए के वोटर्स 45% मानते हैं कि कानून संगत काम करती हैं। 50%। इंडिया गठबंधन के सिर्फ 19% वोटर ऐसा मानते हैं कि कानून संगत काम एजेंसीज कर रही हैं। अगर नो रिस्पॉन्स है उसके बाद 34 और 30%। तो ये मोटा मोटा कुछ बड़ी हाइलाइट्स थी इस सीएसडीएस के सर्वे की। तो ये सर्वे का लब्बुल हुआ कुल मिला के ये है कि ईवीएम पे विश्वास कम हुआ है, और एक चुनाव आयोग के एक बड़ी संख्या ऐसी भी जो मानते हैं कि इनमें कुछ छेड़छाड़ संभव है। और जिस तरह से ईवीएम को लेके कैंपेन चलता है, और ईवीएम पे सवाल बहुत पुराने, आज का नहीं है। आज कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दल उस पर आरोप उठाते हैं। एक समय में आडवाणी साहब ने और नरसिम्हा राव की एक किताब भी आई थी, जीवी राव की एक किताब लिखी थी। और इलेक्शन कमीशन पे भी, जो सिर्फ ईवीएम नहीं, इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठाने के मुझे याद आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुख्यमंत्री होते तो उनका पहला ही कार्यकाल था। तो वो जेएम लिंगदो का, वो सिर्फ जेएम लिंगदो नहीं बोलते थे, वो बोलते थे जेम्स माइकल लिंगदो। तो इलेक्शन कमीशन पे वो सवाल उठाते उठाते वो उनका पूरा नाम और पूरे नाम लेने की, उस समय आप समझते हैं कि एक फायर ब्रांड हिंदुत्व लीडर की उनकी छवि थी, तो वो पूरा नाम लेने का उनका एक और भी उसमें मैसेज छुपा होता था। ठीक है, वो धीरे धीरे उसमें कई बदलाव आए। आज उनको मिडिल ईस्ट कंट्री से भी बहुत सारे ऑनर मिल रहे हैं। तो जो वीवीपैट का सवाल है उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस हुई, और हम लोगों ने पहले भी इस पर गंभीर चर्चा की है कि अगर लोकतंत्र में किसी मैं कहता हूं कि ये जो आंकड़ा आया है, विश्वास कम हुआ है, अगर ये 2% भी हो तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं एक सवाल आप सबसे पूछता हूं, मान लीजिए कि एज अ वोटर जब आप वोट डालने जाते हैं, और क्योंकि हम सब इस पे चर्चा इतनी करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं और इसके बारे में सुनते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट, एज अ वोटर, एक कॉमन वोटर के तौर पर क्या आपको इस बात से सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अगर आपने जो बटन दबाया है वो वीवीपैट की आपको कॉपी मिले, या
आप कम से कम उसकी फोटो खींच पाए या कुछ आपको एक साक्ष्य मिल जाए कि मैंने फलाना बटन दबाया और मेरा फलाना, क्या ये एक तरीका है लोगों को इस तरह का विश्वास दिलाने का? मैं उसी पे आ रहा था, आपके सवाल पे ही मैं आ रहा था, उसी का जवाब मेरा, देखिए व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना ये है कि जो ये बात कही जा रही है कि वीवीपैट को गिनने में 12 दिन लगेंगे, अगर ठीक है, अगर रिजल्ट को एक दिन में ही आना चाहिए कि पहले 3-4 दिन बैलेट पेपर गिनने में जो 4-5 दिन में रिजल्ट आते थे, मैं कहता हूं कि इसका एक ऑप्शन भी है, आप ईवीएम से गिनती करिए, क्योंकि हम ईवीएम को तो बैन करने की बात अब तो इंडिया गठबंधन भी नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि सिर्फ पर्चियों का मिलान होना चाहिए। आप ईवीएम से गिनती करिए, रिजल्ट घोषित कर दीजिए नतीजे, लेकिन 100% पर्चियों का मिलान आप जारी रखिए बैकअप के तौर पे, और उसको बाद में एक पब्लिक किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि जो तो फिर इसमें तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। क्या? मुझे आपने विजेता घोषित कर दिया और बाद में आपने कहा नहीं, आप नहीं, सुमित जी विजेता हैं, मैं जाकर वहां पे ढोल नगाड़े लेकर अपनी पार्टी को यहाँ पे सरकार बनवा रहा हूं। और हमारे देश में तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक वोट सरकारें गिनती और बिगड़ जाती है। देखिए इलेक्शन कमीशन तो कि बार-बार ये दावा करता है, जो अविश्वास और बढ़ेगा नहीं कि भाई आज आपने कुछ कहा और कल आप कुछ और कह रहे हैं। अविश्वास बढ़ेगा तो बढ़ना चाहिए, फिर अगर ऐसा है तो फिर तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ऐसा करें, या ऐसा भी हो सकता है, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं, या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर सुमित जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने सवाल उठाते हैं कि मुझे लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गड़बड़ हुई है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप मिलान कर लीजिए। अगर कोई सवाल उठाता है तो उसका मिलान कर लीजिए सबका। ये देखिए, ये सवाल उठाना ये तो रैंडम, क्योंकि आप जब एक कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हो और कोई एक सिस्टम बनाते हो तो फिर वो किसी एक सीट पे सवाल उठाया इस पे नहीं चलता मामला, फिर तो होगा या तो नहीं होगा। हाँ, रिगिंग के आरोप होते हैं तो वो तो कई बार इलेक्शन कमीशन खुद दोबारा पोल कराता है, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं कराता है, बहुत सारी जगह दोबारा पोलिंग होती है, अभी भी होती है। उसमें मुश्किल वाकई वो है कि अगर नतीजा घोषित हो गया, हाँ, और हमने मतलब सब कुछ कर लिया अपना, उसके 10 दिन बाद आप बताते हैं ना जी ये तो नहीं जीते हैं, एक नई तरह की तकनीकी समस्या नतीजा घोषित ना करिए। मैं लेट मी अमेंड पूर्णेंदु का वर्जन कि आप ईवीएम की भी गिनती कर लीजिए पूरी की पूरी, और वो डिक्लेयर कर दीजिए कि ये हुआ है, पर आप नई सरकार को शपथ मत दिलाइए कि ईवीएम के मुताबिक नतीजे ये आए हैं, लेकिन 10 दिन के बाद जब हम मिलान कर लेंगे उसके बाद अगर ये नतीजे मैच किए तो ये घोषित होंगे, नतीजे नहीं किए तो फिर से चुनाव होगा, या जो भी उसका तरीका निकाला जाए। फिर बात वही हो गई कि जो कहा जाता है कि जो ये कहा जाता है कि सीजर की वाइफ को ईमानदार होना चाहिए, तो यहाँ पर सीजर की वाइफ चुनाव आयोग संदेश से परे होना चाहिए, बिल्कुल। तो अगर चुनाव आयोग ईमानदार नहीं होगा तो आप 12 दिन क्या 1200 साल भी गिनते रहेंगे तो भी सवाल उठेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, मुझे जाना है मेरा 6 बजे। इसीलिए मैं बस एक चीज पूर्णेंदु जी बस करें, इसीलिए सबसे जरूरी ये है कि ईवीएम पर आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और विपक्ष अगर इसको लेकर के सवाल बना रहा था, जैसे कि अभी सुमित जी ने अच्छा बताया कि 2019 में कहा कि ईवीएम से हम नहीं कराएंगे, अभी कह रहे हैं कि नहीं ईवीएम से तो कराओ, लेकिन उसमें ये एक शर्तें लागू करो। विपक्ष को भी इस चीज को बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए, सिर्फ कोई चुनाव हार जाए तब इसको मुद्दा बनाए, जीत जाए तो चुप्पी साध लें। तो ये हो जाता है कि हम लोग एक गणित का हाई स्कूल में पढ़ते थे ना कि एक बंदर खंबे पर 3 फीट चढ़ता है और फिर 2 फीट नीचे, तो कब तक वो चढ़ेगा, तो वो समय आ नहीं पा रहा है चढ़ने वाला, यही एक दिक्कत है। विपक्ष ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, सॉरी पूर्णेंदु, विपक्ष ने चुनाव आयोग की वोटों की गिनती को लेकर या ईवीएम और वीवीपैट के मिलान को लेकर एक परसेप्शन बना दिया है देश के अंदर कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ गफलत है। मेरा ये कहना है कि अगर यही काम राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के लोग ये करें, अपनी सरकारों को जो ईवीएम से चुन के आई हैं उनके इस्तीफे दिलवा दें, ममता बनर्जी, रेवंत रेड्डी, सुक्खू साहब, अरविंद केजरीवाल सब इस्तीफा दे दें कि हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये बैलेट पेपर पे नहीं जाता या मिलान नहीं होता, तो उनकी बात में वजन आएगा ना। यहां तो आप मलाई खा रहे हैं, वहां पे आप थूथू कर रहे हैं। नहीं, उसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप एक राजनीतिक लड़ाई बड़ी लंबी लड़ें, और वो लड़ाई ऐसी हो, मतलब चुनाव में ही अगर लगता है कि थोड़ा बहुत सारे के सारे तो बदल नहीं पाते हैं वो, अगर थोड़ा बहुत फर्क है, हम इतने सारे वोट डाल दें पक्ष में कि आपके लिए बदलना असंभव हो जाए, तो आपको या तो अपनी लड़ाई को वहां ले जाना होगा। बिल्कुल, हाँ। जो ये सच है कि जहां बहुत मार्जिन की हार जीत होती है, मतलब 200, 300, 100 वोटों की, वहां माना जाता है कि गणना में प्रशासनिक अधिकारी तक खेल कर सकते हैं, और हाँ, मतलब इसके प्रमाण भी मिलते रहे। तो ये अगर आप इस मार्जिन को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इतने वोट दे देने होंगे
कि वो कोई कुछ कर ना पाए। तो उसके लिए जनता, तो उसके लिए अल्टीमेटली चुनाव जो है जनता का है। और देखिए, मैं जो बात हो रही थी कि कमजोर लोग वोट नहीं दे पाते थे, फैक्ट ही है। मैं आपको 91 के चुनाव की बात बताता हूँ दिलचस्प सी। मैं और हमारा एक दोस्त था जो ओबीसी था, हम लोग दोनों बैठ के हिसाब लगा रहे थे कौन कितने वोट डालेगा। तो मैंने जो हिसाब लगाया, उस जगह के देखो, तुम्हारी गिनती से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो गिन रहे हो अपर कास्ट के वोट, 10 लोग तुम लोग हो तो 6 लोग वोट मारोगे, अब जाके 4 लोग नहीं मारने जाएंगे। हम 10 हैं, हम लोग 20 वोट मार के आएंगे। तो वो पिछड़ा ताकत जो 91 के बाद बनी थी, जो खासतौर पे जो माई इक्वेशन था यादव मुस्लिम वाला, वो बिल्कुल सत्ता को अपने साथ लेने के लिए मतलब कटिबद्ध था। और इसीलिए मंडल का विरोध मन ही मन करने के बावजूद कोई खुल के अगड़ी पार्टियां भी नहीं बोल पा रही थी क्यों मंडल विरोधी हैं। मंडल के काट के लिए आडवाणी जी को रथ लेके निकलना पड़ा, नहीं तो शायद वो मामला स्थगित होता। तो यही बात है कि चुनाव को अंततः इस सारे घपले को दूर कर सकती है तो जनता ही कर सकती है। चुनाव आयोग या नेताओं से हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ये सवाल जो है ईवीएम या चुनाव आयोग का सवाल, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना सवाल है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसको लेकर के चिंता जाहिर की। तो उनको लगता था कि चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली बन सकता है। फिर 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जो की तरफ से एक जज होना चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को ये कानून में मंजूर नहीं हुआ। और विचित्र सर ने बखूबी वो बात की कि अगर वो ऐसा होता तो एक ट्रस्ट ज्यादा बनता। और हमने 2 एग्जांपल, अंकित ने भी उसका रेफरेंस दिया कि लवासा, अशोक लवासा को रिजाइन करना पड़ा। फिर अरुण गोयल साहब तो अपने वो बीआरएस लेके आए थे, उसके बाद उनको जाना पड़ा। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी इलेक्शन शेड्यूल जो जारी हो रहे थे उसको लेकर तमाम सवाल तो यही पूछे गए कि भाई ऐन चुनाव के बीच आपने छोड़ा, फिर अचानक से 2 हम लवासा साहब का नाम तीसरी बार आ गया शो के दौरान। हमको ये बताना चाहिए कि MS गिल, हाँ, मुख्य चुनाव आयोग थे, वो कांग्रेस पार्टी के समय शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए, केंद्र में मंत्री बने। नहीं तो सवाल तो ये इल्जाम अगर लवासा के जरिए आप इस सरकार पे लगा रहे हैं तो उस सरकार ने भी ऐसे किया। भी रहे, मंत्री रहे, बाद में खेल मंत्री थे, मुझे भी याद है वो खेल मंत्री बने थे गिल साहब। भाजपा वाले कहते हैं सब कुछ शुरू हुआ था कांग्रेस ने किया था, हम तो बस इसको बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के ऊपर जो भी इल्जाम लगता है कि तानाशाही कर रही है, वो सब इंदिरा गांधी को देख के कर रही है। इंदिरा गांधी की जो regime में क्या, वो सब काम इस सरकार में हो रहा है। मेरे एक मित्र चुटकी लेते हैं, बोलते हैं कि इंदिरा गांधी ने सरकार चलाने के लिए एक डायरी लिखी थी। वो डायरी प्रधानमंत्री जी के हाथ लग गई, और लेकिन वो डायरी लगी और उन्होंने फोटो कॉपी करा ली थी और डायरी गुम हो गई असली। तो फोटो कॉपी वाली जो राजनीति है वो सामने आ रही है। वो मजाक करते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है कि एक चीज बस खाली पूर्णेंदु जी मैं कर रहा हूँ कि हर चीज के बावजूद कमियां नेता निकालते हैं ज्यादा, इसलिए कि उनके अपने सत्ता का हिसाब गड़बड़ है। और भाई 2 बार से अगर बीजेपी लगातार जीत रही है, तीसरी बार जीतने का दावा करती है, नतीजा क्या आएगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इस देश में विपक्ष को भी अपने पूर्वज जो हैं, विपक्षी पूर्वज जो रहे, उनसे एक चीज सीखना चाहिए कि 1952 से लेकर 77 तक 25 साल तक विपक्ष में रहे, लेकिन वो लड़ते रहे, आरोप लगाते रहे, और तब जाकर के जनता का विश्वास आया। और एक चीज और भी है कि भारत दुनिया का देखें तो सबसे शानदार देश है, जहां पर कि जैसे ही हमने डेमोक्रेसी बनाई और उसी समय से चुनाव, जो भी चुनाव हुआ, इवन इमरजेंसी के बाद भी चुनाव हुआ, तमाम चीजों के बावजूद वो चुनाव एक तरह से देखें तो एवरेज से अच्छा ही हुआ। निश्चित तौर पे वो जनादेश था सही अर्थों में, मतलब तकनीकी अर्थों में गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन जनता का मन सामने आ रहा। हाँ, और अब ध्यान दीजिए, जैसे बिहार में झारखंड पार्टी विपक्ष में थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस हर जगह थी, सारे रंग सारी पोशाक उसके पास थी, लेकिन तमाम अलग अलग जगहों पे कम्युनिस्ट भी जीतते थे, राजाओं की पार्टियां भी जीत जाती थी, समाजवादी आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था और बहुत आक्रामक किस्म का आंदोलन था, उसने बहुत देसी मुद्दे दिए थे। ये जो पूरा का पूरा पिछड़ा पावे 100 में 60 का नारा उस समय लगा था, जो बाद में मंडल में कन्वर्ट हुआ, वो सारी चीजें, भाषा का आंदोलन सब चला था। तो भारतीय लोकतंत्र तो अपने आप में एक अनूठी चीज है जिसको उसकी तकनीकी गड़बड़ियों से आंका नहीं जा सकता है।
क्योंकि तकनीक से हिंदुस्तान कभी बहुत तालमेल बिठा के नहीं चला, वो अपने ढंग से चलता रहा और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मतलब गांधी बोलते थे साधन और साध्य एक होने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात थी। तो वो गड़बड़ियां हैं, उनको दूर करना चाहिए और सत्ता जो है वो हमेशा चाहती कि सारी चीजें उसके पक्ष में हो। तो वो चाहे मनमोहन हो, चाहे मोदी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे वाजपेयी हो, आलोचना और विरोध सबको खटकता है। हाँ, और तो ये तो इतना बड़ा स्टेक है, इसमें अगर गड़बड़ी की गुंजाइश मिले तो कोई छोड़ेगा नहीं। तो यही बात है, उसमें अब चुनाव जनता को एक मुकाम तक ले जाना होगा। तो आज की चर्चा चुनाव तो और मोहब्बत मतलब जंग में छोड़ दे रहा हूँ, जंग का माहौल बहुत चल रहा है, ये सिर्फ जीतने के लिए किए जाते हैं। जो हार जाता है उसको दुनिया नहीं पूछती है, ये परसेप्शन बन गया इस दुनिया का। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। ये चर्चा इस विषय पर करना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 19 को आप पहले चरण के लिए मतदान करेंगे, 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनेंगे। तो आपके मन में जो ईवीएम से जुड़े सवाल हैं, हमने कोशिश की कि चर्चा में आपके सवालों के जवाब दिए जाए, कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है, ये हमारे विशेषज्ञों ने इस बात पे बात की। एक लाइन और जोड़ दूं, जी जी, क्योंकि आपने 19 की पोलिंग की बात कर दी। हम ये अपील कर रहे हैं, 5 आदमी मिलकर, मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे, ये अचानक मेरे मन में आइडिया आया। वोट डालने के पहले आपके इलाके के जो कैंडिडेट्स हैं और जो राजनीतिक पार्टियां आपके यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, उन कैंडिडेट्स के बारे में जानिए, अच्छे से जानिए, अपना मन तब बनाइए, उसके बाद वोट करिए। केवल टीवी के डिबेट देखकर, डिजिटल के शोज देखकर, अखबार पढ़ के मत जाइए, अपना मन बनाइए। उन राजनीतिक पार्टियों ने और उन नेताओं ने आपसे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आपके लिए क्या वादे किए हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सही बात, क्योंकि वही आपके लिए काम करेंगे आखिर में। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।